कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। कुछ नहीं, बॉयज से अपनी एक्सपेक्टेशंस ढूंढ रहा था, कहीं गिर गई ऐसा लग रहा है। आखिरी सीजन, 5वां एपिसोड, इसके बाद सिर्फ 3 एपिसोड्स बाकी हैं। क्या तुम्हें ऐसा फील हुआ? नहीं ना, मुझे भी नहीं हुआ। एंड आई नो कि शायद तुम्हें इस एपिसोड को देख के ऐसा लग रहा होगा कि पिछले वाले की तरह इसमें भी कोई स्टोरी प्रोग्रेस नहीं करी, लेकिन ऐसा है नहीं। एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका से, जिसको फायर क्रैकर ने और ओ फादर ने मिलकर इस्टेब्लिश किया, लोगों तक प्रोपोगेट कर दिया। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि होमलैंडर इस पूरी चीज का प्रॉफिट है। मतलब ये लोग उसको गॉड की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो होमलैंडर ने पता नहीं 2 एपिसोड पहले से सोच लिया है कि मैं भगवान बनूंगा। अब यहां पर होमलैंडर जो कहता है वो चीज सेंसर कर दी गई, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं, ही सेज प्रॉफिट्स आर सर्वेंट्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा, होमलैंडर के शब्द हैं। एंड इस पूरी चीज में ना होमलैंडर का आइडिया बहुत क्लियर है कि उसे जीसस या फिर गॉड का बेटा नहीं बनना, उसे सीधे गॉड ही बनना है। उसको बिल्कुल भी ह्यूमनाइज ना किया जाए। उसे अगर देखना है तो जीसस की शैडो में नहीं, इनफैक्ट उनसे ऊपर ही देखना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ ही एक्चुअली इन्विजन्स दिस एंटायर थिंग। उसे लगता है कि दुनिया अगर उसे परसीव करे तो एक ऐसी लाइट में कि अभी तक उन्होंने किसी भगवान या किसी देवता को किया ही नहीं है। एंड उसका ये थॉट प्रोसेस इस पूरे एपिसोड के एंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए फायर क्रैकर उसका दिल बहलाने के लिए उसको एक बाइबल देती है, होमलैंडर बाइबल, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। एंड इफ यू नोटिस तो यहाँ पे उसका पोज भी वो जीसस लाइक ही है, लेकिन यहाँ वो माइंड नहीं करेगा। खैर, इस एपिसोड में होमलैंडर एक बढ़िया सा नाम भी लेता है, हु गिव्स अ पाकिस्तान। वी नीड मोर मीम्स आई गेस। बट इस पूरी कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि सीजन 1 में जो वॉट का आइडिया था ना कि उनको सूप्स को मिलिट्री में घुसेड़ना है, तो वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। लेकिन अब उसका हमें एक्सटेंट पता चलता है कि सूप्स अब ओवरसीज स्टेशनड है, और वो भी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें भी मौजूद है, और उसके अलावा और भी पाकिस्तान, मतलब है कहीं कहीं पर स्टेशन करे उन्होंने। लेकिन वी कैन ऑल्सो सी कि ओ फादर और फायर क्रैकर का कुछ ना कुछ लफड़ा है, उनकी आपसी टसल चल रही है, जो मैं सोच रहा था कि आगे जाकर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट आई गेस नॉट। लेकिन फायर क्रैकर का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया ना, वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा। वो अपने फादर, जो बचपन में जिस चर्च में वो जाती थी, उसके फादर से बैठ के बात करती है, और हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो बिलबोर्ड्स हैं वहां पे उन्होंने सिस्टर सेज के परफ्यूम को एडवर्टाइज किया हुआ है, और साथ में टर्बो रश को भी। लेकिन तुम नोटिस करोगे तो अब टर्बो रश के ऊपर ए ट्रेन को नहीं डाला गया, मतलब उसको हटा दिया वहां से। तो यहाँ पर फादर फायर क्रैकर से बात करते करते उसको प्रेइंग मैंटिस नाम के एक सूप के बारे में बताता है, जो उनके जितने भी चर्चेस हैं उनको खराब करता जा रहा है, और ये काम वो कर रहा है अपने पिछवाड़े से एसिड के छींटे मार के। इंटरेस्टिंग पावर्स, बट बॉयज से और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो प्रेइंग मैंटिस जो है वो कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको कभी भी नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट अगर तुम उसकी इमेज ढूंढने की कोशिश करोगे तो शायद तुमको बहुत क्लियरली कुछ मिले भी ना। ये बेसिकली जो एक्समेन की पैरोडी बॉयज कॉमिक्स में है, जी मेन, उनका एक मेंबर होता है, और इसका सूट, इसकी पावर्स काफी हद तक वो प्रेइंग मैंटिस जो कीड़ा होता है ना उससे रिजेंबल करती है। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मतलब जैसे शो में बस बोल के निकल गया ना ऊपर ऊपर से, तो वैसे ही उसमें भी होता है। एंड जो मैंने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करी थी ना फायर क्रैकर के, वो तुम यहाँ पर भी देख सकते हो। तुम अगर नोटिस करोगे तो जब फायर क्रैकर को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वो अपनी कॉफी में काफी सारी शुगर डालती है, लेकिन यहाँ पे वो अपने अंदर ही अंदर जो लड़ाई लड़ रही है ना, उसकी वजह से वो इतनी नर्वस है, इतनी कॉन्शियस है कि वो उस चीज को भी नहीं कर पा रही है। एंड ये चीज फिर वो सोल्जर बॉय से भी डिस्कस करती है, मतलब जो अपने अंदर की उसकी लड़ाई चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सोल्जर बॉय से डिस्कस करती है। भाई, इसका पूरा कमरा ही अमेरिकन है, चील, सितारे, चद्दर, जूते, कुछ नहीं छोड़ा इस आदमी ने। इनफैक्ट देश से इतना प्रेम है कि उसको ट्रिब्यूट देने के लिए साइड में बंदूकें भी लगा रखी है। तो फायर क्रैकर यहाँ पर जो सोल्जर बॉय से बातचीत करती है ना, वो थोड़ी डेंजरस साबित होती है, बिकॉज सोल्जर बॉय वो पिलो टॉक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये चीज वो समझ जाता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है, और जो होमलैंडर की वो पूरी गॉड वाली चीज है ना, उसको ये थ्रेटन कर सकती है। ऑल्दो सोल्जर बॉय भी इस पूरी चीज पे बहुत ज्यादा ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन आगे जाकर वो कन्विंस होने लगेगा। और फिर हमको वैलेरी करी, जो कि फायर क्रैकर का रोल प्ले करती है, उनका एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जहां पर वो सच्चाई को जानने के बाद भी उस इंसान को जिससे बचपन से वो कनेक्टेड है और वो जानती है कि वो गलत कर रही है, फिर भी उसे फंसा देती है। यहां पर तुम उसके स्ट्रगल्स को, तुम वो छोटे छोटे नॉनसेंस जो होते हैं ना एक्टिंग के अंदर, गर्दन घुमाना, फिर सोचना,
दिस वॉज पीक, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड फिर हमको पता चलता है कि ये वन शॉट्स जो इस एपिसोड का नाम है वो बेसिकली अलग अलग कैरेक्टर्स के पीओवी से हमको चीजें बताने की कोशिश करी गई है। तो सेकंड पीओवी जो आता है वो है ब्लैक नोआ का। तो ब्लैक नोआ और डीप के बीच में थोड़े से रिलेशन अब स्ट्रेन होने लगे हैं क्योंकि डीप ने वो क्रेडिट वगैरह चोरी कर लिया, और इट वॉज फाइनली गुड टू सी डीप गोइंग बैक टू हिज रूट्स। मतलब सीजन 1 में जो हमने वो हरामी डीप देखा था, अब हमें दोबारा से वही देखने को मिल रहा है। ब्लैक नोआर का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो एक थिएटर के लिए एनरोल कर चुका है, वहां पर उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो वहां से खुश है। और इसी चीज की वजह से जब वो डीप को अपस्टेज करने की कोशिश करता है, मतलब वो ओ फादर से कह देता है कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर होमलैंडर मुझे स्टेज पे मिरेकल करते हुए दिखाया जाएगा तो मैं बोलने लगूंगा, उड़ने लगूंगा, एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। आई वंडर व्हाई अभी तक किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन डीप को जैसे ये चीज पता चलती है वो डायरेक्टर के पिछवाड़े में मछली घुसा के उसको निपटा देता है। इस बात से ब्लैक नोआ बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर बीच में वैक्स एंड वैक्स वाला थोड़ा हमको ईस्टर एग देखने को मिलता है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जो यूएस में चल रही है वैक्स एंड वैक्स वाला, वो तो है ही, बट इस शो के पर्सपेक्टिव से भी काफी रिलेवेंट है क्योंकि वो वैक्सीन, वायरस, सूप्स, ये सारी शो में भी बातचीत हो रही है। तो अच्छा है कि डीप को फिर से उतना हरामी बना दिया गया है। अब जब ये मरेगा तो मजा आएगा। ए ट्रेन के साथ तो चूक गए, लेकिन डीप के साथ मजा आना चाहिए। प्लस जो मैं स्टोरी प्रोग्रेस की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पर इन लोगों ने डीप और ब्लैक नोआ जो भी इसको प्ले कर रहा है, इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन का स्ट्रेन बता दिया है, और इन दोनों के बीच में भी जो रिलेशन में स्ट्रेन आ रहा था वो फुल फ्लेजेड राइवलरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर आता है टेरर का पीओवी, और वो इस चीज से शुरू होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा। इस एपिसोड में पिछवाड़े के पीछे कितना पड़े ये लोग यार। बाय द वे, होमलैंडर गिविंग हिज पिछवाड़ा टू समवन, एक डॉग को, वाज नॉट ऑन माय बकेट लिस्ट। एंथनी स्टार, आप गोटेड हो। खैर, टेरर का पीओवी सिर्फ नाम मात्र के लिए था। इन लोगों ने जो बॉयज की आपसी कन्वर्सेशंस और उनके जो मैटर्स हैं उनको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करी। सबसे पहले हमको ये पता चलता है कि बुचर, ह्यूई, मदर्स मिल्क, इनको अभी भी बॉम्ब साइट का कोई पता नहीं चला है। मदर्स मिल्क जो है वो पहले से रिलैक्स्ड इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि उसने अपने ओसीडी को त्याग दिया। उसने मान लिया है कि वो ऑलरेडी मर चुका है, इसी वजह से वो रिलैक्स्ड है। वो सोल्जर बॉय को लेकर अब ऑब्सेस्ड नहीं है कि उसे बदला लेना है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वो इम्यून है, वो इमॉर्टल है। तो एमएम चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर सकता, एंड इसी वजह से वो, मैं तो मर चुका हूं। लेकिन फिर बुचर और ह्यूई का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको भी इन लोगों ने थोड़ा रिजॉल्व होते हुए दिखाया। इन लोगों के रिलेशन अब थोड़े बेटर होते जा रहे हैं। बुचर चाहता है कि जैसे उनको वीवन मिले वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे ताकि होमलैंडर इमॉर्टल हो ही ना पाए, और फिर वो उसको मारने का कुछ चांस बनाएंगे। लेकिन ह्यूई चाहता है कि ऐसा ना हो। वो स्टारलाइट, किमिको, इनको बचाना चाहता है, तो इसी वजह से वो वीवन का इस्तेमाल करके एक वैक्सीन बनाने की बात करते हैं। एंड बुचर ऑल्दो डिसएग्रीज एट फर्स्ट, लेकिन बाद में वो मान जाता है। प्लस आई लाइक द आइडिया कि इन लोगों ने डॉग्स के लिए चॉकलेट कितनी हार्मफुल होती है उस पे थोड़ा नहीं, अच्छा खासा स्ट्रेस किया। प्लस यहाँ पे जो बुचर आखिरी में किताब पढ़ रहा है वो भी एक बहुत ही अच्छी नॉड है इस पूरे शो को लेकर। इस किताब का नाम है स्पाई हु केम फ्रॉम द कोल्ड। 1963 में किताब लिखी गई थी, और ये बताती है एक ऐसे ब्रिटिश स्पाई की कहानी जिसको बिहाइंड एनिमी लाइंस, मतलब जर्मनी में जाना पड़ता है एक जर्मन एजेंट को डबल एजेंट प्रूव करने के लिए, जो कि वो नहीं है। तो टेरर का पीओवी इस्तेमाल करके इन्होंने बुचर और ह्यूई के बीच के रिलेशन, मदर मिल्क का ओसीडी और उसके लेटिंग गो वाली चीज को एक्सप्लेन कर दिया। तो काइंड ऑफ प्लॉट यहाँ पर भी प्रोग्रेस किया है, और फिर टोन चेंज होती है थोड़ी वार्म की तरफ, क्योंकि हम देखते हैं सिस्टर सेज के पीओवी से कहानी। अब इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, बस आखिरी मोमेंट के अलावा जब हमें ये पता चलता है कि सिस्टर सेज का एक्चुअल एजेंडा क्या है, क्योंकि अभी तक एपिसोड 1 से लेकर टिल नाउ हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं देखा। हम बस ये देख रहे हैं कि वो होमलैंडर के विजन, उसके प्लान के साथ अग्री नहीं करती, लेकिन ओपनली उसको रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही। तो आखिरी में बताया जाता है कि सिस्टर सेज एक्चुअली वांट्स होमलैंडर टू डाई। वो चाहती है कि जो सूप वायरस है ये पूरी दुनिया में फैले, जितने भी सूप्स हैं वो खत्म हो जाए, इंसानों और सूप्स के बीच में वॉर हो, हर कोई मर जाए और वो अपने बंकर में सुरक्षित रह सके। एंड व्हेन एवरीथिंग डाइज, वो अपनी किताबों को आराम से पढ़ सकती है शांति से, जो उसे मिल नहीं रही। अगर तुमको याद हो तो पहली बार जब होमलैंडर सिस्टर सेज के पास जाता है उसका पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ था, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसे पीस एंड क्वाइट नहीं मिल रहा। तो इस वजह से वो ये वॉर चाहती है, एंड उसका पूरा प्लान जो है वो अब हमको जाके पता चला है। तो मतलब वी हैव वन मोर सूप हु वांट्स होमलैंडर टू डाई, और वो उसी की टीम में फिलहाल। और फिर आता है इस पूरे एपिसोड का मेन मटेरियल, सोल्जर बॉय का पर्सपेक्टिव। सबसे पहले तो हमको पता चलता है कि स्टैन एडगर अभी भी जिंदा है। ये लोग उससे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वीवन कहां पर है, तो वो इनको मिस्टर मैराथन के बारे में बताता है, जो सुपरनैचुरल का सैम है। इफ यू गाइस हैव सीन सुपरनैचुरल तो तुम इन 3 कैरेक्टर्स का रियूनियन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ चुके होगे। बेसिकली एरिक क्रिप्के जो है
उन्होंने ही सुपरनैचुरल भी क्रिएट किया था, इसी वजह से ये तो उनको करना ही था। खैर, तो मिस्टर मैराथन के बारे में हमको ये बताया जाता है कि वो 7 का ही मेंबर था ए ट्रेन के आने से पहले। ए ट्रेन जब आया तो इनकी रेस हुई, उस रेस में मिस्टर मैराथन हार गया, जिस वजह से होमलैंडर ने इसको भगा दिया। अब अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात करूं तो उसमें मिस्टर मैराथन का काम काफी इंटरेस्टिंग है। वो तुमको प्लेन हाईजैक वाला सीन याद है जो हमने बॉयज के सीजन 1 में देखा, तो वो कॉमिक बुक्स में भी होता है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा कैच है। प्लेन के अंदर होमलैंडर, क्वीन मेव के अलावा मिस्टर मैराथन भी होता है। तो होमलैंडर जब उड़ के बाहर निकल रहा होता है तो मिस्टर मैराथन उसके पैर पकड़ लेता है, कहता है भाई मेरे को मरने मत देना, मेरे को भी ले चल। तो कहता है चल ठीक है। अब जब प्लेन नीचे गिर रहा होता है तो मिस्टर मैराथन होमलैंडर को कहता है भाई हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो होमलैंडर कहता है देख मैं इसको नीचे से उठा तो नहीं सकता क्योंकि पुश करने के लिए ग्राउंड नहीं है, वो जो हमने शो में भी देखा था। तो कहता है मैं एक काम करता हूँ, प्लेन ऐसा गिर रहा है तो मैं ऊपर से जाके इसके पीछे से पुश करता हूँ तो शायद ऊपर उठ जाएगा। सूप फिजिक्स। तो होमलैंडर मिस्टर मैराथन को अपने पीठ पे बिठा के पूरी ताकत से उड़ता हुआ नीचे जाता है ताकि प्लेन को ऐसे पुश कर सके, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो प्लेन के पीछे वाले हिस्से को तोड़ ही मारता है। अब जब होमलैंडर ये देखता है और मिस्टर मैराथन से पूछता है कि क्या करें अब, तो उसको पता चलता है मिस्टर मैराथन का इस पूरे प्रोसेस में अलग हो गया है खोपड़ा। एंड इफ यू नोटिस तो जो कॉमिक्स में हुआ था उसी की तरह इस वाले एपिसोड में मिस्टर मैराथन की मौत कैसे होती है और मारने वाला कौन था। ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट कि जब ये लोग लॉस एंजलिस दिखा रहे थे तो इन्होंने वो चीजें दिखाई जो हमको मूवीज में यूजुअली नहीं दिखाई जाती है। वो टेंट्स और होमलेस लोग जो एलए की स्ट्रीट्स पे आजकल रहने लगे, मतलब वो एलए जो सिर्फ यूट्यूब पे देखने को मिलता है आजकल। तो ये लोग जाते हैं और मिस्टर मैराथन से मिलते हैं जो एक बहुत ही आलिशान महल में रह रहा है। उसका रीजन भी हमको पता चल जाता है क्योंकि वो एक हॉलीवुड स्टार है। हालांकि उसकी मूवीज बहुत पैसा नहीं बना रही, लेकिन उसके पास पैसा बनाने के दूसरे तरीके भी हैं। वो पार्टीज होस्ट करता है। तो उसकी मूवीज के कुछ कुछ पोस्टर्स दिखाए जाते हैं और ये आई हैव टू एडमिट बहुत ही बढ़िया मेटा कमेंट्री थी। सबसे पहले तो मिस्टर मैराथन अराउंड द स्पीडीवर्स जो है वो हमको पता है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इनटू द स्पाइडरवर्स को लेकर एक ईस्टर एग है। मेटा कमेंट जो भी बोलना है इसको बोल सकते हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। अब तुम अगर इसका पोस्टर देखते हो तो हमने इसी सेम पोज में स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर को बैठे हुए देखा था। इसके अलावा ये जो स्पीडीवर्स है ना, ये डीसी को लेकर भी एक रेफरेंस है क्योंकि उनकी स्पीड फोर्स होती है। मतलब डीसी कॉमिक्स में जितने भी स्पीडस्टर्स हैं वो अपनी स्पीड को जहां से ड्रॉ करते हैं ना, उस रेल्म को या उस पूरी चीज को स्पीड फोर्स कहा जाता है। तो इन लोगों ने भी थोड़ा क्रिएटिव तरीके से ये भी बता दिया। और इसी के पोस्टर के ऊपर 3 और सूप्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला माइंडस्टॉर्म है जो हमने सीजन 3 में देखा था, जो सोल्जर बॉय के साथ जब बॉयज जाते हैं और उनको पूरा ट्रैप कर लेता है अपनी पावर्स के साथ में। फिर दूसरा मजलटॉव आता है। मजलटॉव के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन कॉमिक बुक्स में तुम इतना समझ लो कि ये उल्टी बात करता है। ये डीसी कॉमिक्स के ज़टाना मैजिशियन जो है उसको लेकर एक रेफरेंस है। और थर्ड आता है माइंड्रॉइड। तो माइंड्रॉइड भी हमको दिखाया नहीं गया, लेकिन कॉमिक बुक्स में ये विजन की पैरोडी समझ सकते हो, मतलब एक एंड्रॉइड होता है, इतना काफी है। और फिर आता है पोस्टर ऑफ द सेंचुरी, मैडम मैराथन। समझ गए, एवरीवन नोज की किसकी बात हो रही है। पोस्टर में भी इन लोगों ने इसको छुपाने की कोशिश नहीं करी। इट वॉज मैडम वेब, क्वाइट क्लियरली आप देख सकते हो ये चीज। और होमलैंडर तो क्लियरली बोल भी देता है कि ये ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, ये वो जगह है जहां पर सूप्स आते हैं टू डाई। सोनी का नाम ले लेता है। अब तुम सोच रहे हो कि इतना ब्लेटेंटली ये लोग सोनी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं उनकी पैरोडी बना के, तो खुद ही कर रहे हैं वो। बॉयज अमेजोन पे आ रहा है लेकिन वो है सोनी वालों का, मतलब इसको प्रोड्यूस सोनी, अमेजोन और भी कई सारे लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन इसकी ओनरशिप सोनी के पास ही है। तो आई गेस यू कैन से कि मेटा शॉट्स अपने ऊपर ही फायर कर रहे थे, पर चलो खैर कुछ तो बढ़िया काम किया। फिर गोस्ट रनर 2 नाम का भी एक छोटा सा पोस्टर है। ये गेम भी है, लेकिन यहां पर इन लोगों ने गोस्ट रनर इज बेसिकली अ नॉट टू सुपरनैचुरल। तुम देखोगे नीचे तो सुपरनैचुरल स्पीडस्टर लिखा हुआ है, और सुपरनैचुरल जो शो था उसमें लोग गोस्ट को ही मारते थे। लेकिन अगर तुम इसकी कॉस्ट्यूम नोटिस करते हो तो डीसी के स्पीडस्टर वॉली वेस्ट जैसा है। फिर वैम्पायर हंटर दिखाया गया है, तो ये इब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर को लेके एक नॉड हो सकता है, लेकिन सुपरनैचुरल में वैम्पायर्स को हंट करते थे, सो इट कैन बी ईदर ऑफ दोस। प्लस ये लोग सोनी और एमसीयू वाला जो पूरा लफड़ा है उसको भी मेंशन कर देते हैं कि इन लोगों का यूनिवर्स जो है वो वीसीयू से कनेक्टेड नहीं है। इनफैक्ट ये लोग जो लाइसेंस्ड वॉट के सुपर हीरोज हैं उनके नाम तक नहीं ले सकते। एंड हाँ, कुछ पोस्टर्स और भी है जिसमें लेट देयर बी रैम्पेज का एक पोस्टर है। आई डोंट हैव टू टेल यू कि ये किसकी पैरोडी है। लेट देयर बी कार्नेज पोस्टर भी सेम। लेकिन यहां पर ये चीज खत्म नहीं होती। नीचे जाते पता चलता है कुछ एक्चुअल जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं वो बैठे हुए हैं। कुमाल नंजिनी, सेथ रोगन, मिशा कॉलिंस और भी 1-2 लोग होते हैं जो, मतलब सबका भविष्य तो हमको समझ में तभी आ गया था जब उनको दिखाया गया था। और ये लोग वहां पर आए हैं बॉम्ब साइट को ढूंढने के लिए, क्योंकि इनको पता चल चुका है, स्टैन एडगर ने बता दिया था कि बॉम्ब साइट जो है उसके पास V1 है और बॉम्ब साइट की इंफॉर्मेशन मिस्टर मैराथन से मिलेगी।
तो मिस्टर मैराथन जो है वो इनको बोलता है कि थोड़ी देर वेट करो, मैं बॉम्ब साइट को बुला रहा हूँ। अब जब ये लोग वेट कर रहे होते हैं तो एक रूम में जाते हैं जहां पर वॉट की पूरी हिस्ट्री है और वहीं पे सोल्जर बॉय को अपनी कॉमिक बुक मिलती है। ये हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका की जो वो पंचिंग हिटलर वाली कॉमिक्स थी ना, उसको लेकर एक नॉड हो, क्योंकि यहाँ पर सोल्जर बॉय एक प्रोटेस्टर को मुक्का मार के उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और कह रहा है गेट अ हेयर कट, फिर साथ में बेबी ऑयल। वो तो मुझे भाई एवरीवन नोज अगर तुम इंटरनेट का आई भी जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि किसको लेकर रेफरेंस है। लेकिन फिर हमको पता चलता है कि मीशा कॉलिंस जो कि सुपरनैचुरल में कैस्टियल का रोल प्ले कर रहे थे, वो मैल केमिकल नाम का एक सूप है। मैल केमिकल के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ये कॉमिक बुक्स में अपीयर होने वाला एक ऐसा सूप होता है जो कि अपने आप को किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब ये डीसी कॉमिक्स के मेटामॉर्फो की पैरोडी है, जो तुम लोगों ने सुपरमैन में देखा था ना, वो जो क्रिप्टोनाइट बना लेता है अपनी बॉडी से। तो दिस इज द सेम गाय, मतलब पावर्स इसकी वही है, बस कॉमिक बुक्स में ना बहुत भयानक हरामी होता है। ये होता बहुत पावरफुल है, लेकिन बॉयज वाले इसको पनिशमेंट के तौर पे सुपर डुपर नाम की एक टीम का लीडर बना देते हैं, जिसमें मोस्टली काफी यंग सूप्स थे जो कि सोशली ऑकवर्ड होते हैं, उनके पास उतनी पावर भी नहीं होती और वो दुनिया का भला करना चाहते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि मैल केमिकल उनका लीडर बन चुका है, दे आर वेरी हैप्पी। वो उसके सेलिब्रेशन में एक पार्टी थ्रो करते हैं और ये हरामी आके उन्हें उसी पार्टी में मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पर ह्यूई पहुंच जाता है, तो ये ह्यूई को भी बहुत बुरी तरह से पीटता है। लेकिन फिर आता है वहां पे बिली बुचर। अब बिली से कैसे लड़ेगा, तो ये वहां से भागने की कोशिश करता है एक गैस में ट्रांसफॉर्म होके, तो बुचर उसमें आग ही लगा देता है, तो ये जल के निपटता है। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग्स आई हैव एवर रेड इन बॉयज कॉमिक्स। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही तरीके से प्ले आउट होती है। मतलब ये लोग होमलैंडर को मारना चाहते थे और इसी वजह से सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टॉल कर रहे होते, तो मैल केमिकल जो है अपनी पावर्स का यूज करके उसको बेहोश कर देता है। और फिर ये लोग कहते हैं सोल्जर बॉय को कि भाई तू अपनी पावर का यूज करके इसको डीपावर कर और फिर हम निपटा देंगे। तो सोल्जर बॉय कहता है कि श्रुतिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है। और बस इसके बाद होता है एक ऑल आउट मैसाकर, जिसमें सोल्जर बॉय तो किसी को मारता ही नहीं है, वो बस लोगों को आगे करता जाता है और मिस्टर मैराथन खुद ही ए ट्रेन वाली चीजें कर करके उनको निपटाने लगता है। एंड लास्ट में मिस्टर मैराथन को वही ऑयल का इस्तेमाल करके निपटाया जाता है। तो इस पूरी सीक्वेंस में जो भी मेटा कमेंट्री थी और ये सारी चीजें देखकर मजा तो आया, लेकिन इससे कहानी थोड़ी और प्रोग्रेस करती है। मतलब हमको ये पता चल चुका है कि अब सोल्जर बॉय जो है वो होमलैंडर के साथ आ गया है, उसके पूरे गॉड वाले पर्पस और वो जो उसका असेंशन है अब उसमें उसका साथ देगा। बेसिकली वो इस पूरे एपिसोड की स्टार्टिंग से डिनाई करता है कि अगर कोई भगवान है तो ही हैज नॉट कम आउट ऑफ माई बॉल्स, और आखिरी में वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि होमलैंडर अब जो भी ठीक है यार मेरा ही लौंडा है, कर ले। बट इसी दौरान सोल्जर बॉय होमलैंडर से जो फायर क्रैकर ने पूरी बातचीत करी होती है ना, पिलो टॉक, वो शेयर कर देता है। एंड होमलैंडर को सेक्स वगैरह से मतलब नहीं था, उसको मतलब था कि तूने मेरे बारे में खराब बात कैसे करी। टिपिकल होमलैंडर। तो वो इस बात को लेके फायर क्रैकर को कन्फ्रंट करता है। और मजे की बात यह है कि फायर क्रैकर जो है वो जानती है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए और उस पूरे असेंशन का पार्ट बनने के लिए वो होमलैंडर से अभी भी वही चीजें बोले जा रही है जो वो सुनना चाहता है। बस आखिरी में एक छोटी सी गलती कर देती है जब वो कहती है कि भगवान को भी प्यार की जरूरत तो पड़ती है। होमलैंडर को इस बात पे इसीलिए गुस्सा आता है क्योंकि पूरी चीजें बढ़िया थी, बस आखिरी में उसकी जो ये लाइन थी ना, उसने होमलैंडर के गॉडहुड को ह्यूमनाइज कर दिया। दैट इज द अटैचमेंट दैट ही डिड नॉट वांट, और इसी वजह से वो फायर क्रैकर को निपटा देता है। इट वॉज वेरी ब्रूटल। एंड यू नो व्हाट मेक्स इट इवन वर्स, जब हम स्टार्टिंग में फायर क्रैकर को इस रूम में एंटर होता हुआ देखते हैं तो उसके हाथ में कुछ होता है। इस चीज को सेंसर कर दिया गया, हम देख नहीं पाए, बट वो एक्चुअली में जीसस का एक्शन फिगर था जिसके बारे में स्टार्टिंग में वो फादर बात करते हैं और वो उसे डस्टबिन में डाल देती है, विच प्रूव्स कि वो अपनी लाइफ में अब होमलैंडर को एज द न्यू डीटी, एज द न्यू गॉड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। बट होमलैंडर हैड अदर प्लान्स। तो ये पूरा एपिसोड फिलर नहीं था, स्टोरी प्रोग्रेस करती है। बिली बुचर और ह्यूई के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, V1 को लेके उनको क्या करना है, उस पूरी चीज को उन लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। डीप और ब्लैक नोआ के बीच में एक राइवलरी को सेटअप कर दिया गया है जो प्रोबेबली आगे जाकर पे ऑफ करेगी। फिर सिस्टर सेज के प्लान के बारे में हमको पता चल चुका है कि वो क्या करना चाहती है, और सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को अपने बेटे के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया है। एंड अब वो जो कुछ भी करना चाहेगा फुल सपोर्ट। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, ये चीज शायद इनको पिछले या उसके पहले वाले एपिसोड में करनी चाहिए थी, बिकॉज नाउ वी ओनली हैव 3 एपिसोड्स और हमें दूर दूर तक ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये एंड गेम टाइप शिट है। मतलब इस पॉइंट तक मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग होमलैंडर का तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे, निपटा भी सकते हैं उसको, ताकि बिली बुचर को अपना खुद का एक आर्क मिले जहां पर वो एक विलन वाला ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करे, और फिर ह्यूई, मदर्स मिल्क, फ्रेंची, किमिको ये मिल करके उसको निपटाएं, या फिर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा।
बट आई गेस दे हैव डिफरेंट प्लान्स। भाई कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले एपिसोड में भी बस बकैती पेलते रहे। तो इसी वजह से मैं मानता हूं कि इस एपिसोड में प्रोग्रेस हुई, लेकिन ये चीज 1-2 एपिसोड पहले होनी चाहिए थी, ताकि अभी तक हमको कुछ कॉन्क्रीट, मतलब होता है ना मीटी चंकी स्टफ देखने को मिलता। इट्स नॉट देयर राइट नाउ। इट फील्स कि ये लोग अभी भी वही मेटा कॉमेंट्री, वही जोक और वही पैरोडी से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। और टू बी ऑनेस्ट आई हैव दिस फीलिंग कि शायद उठेंगे भी नहीं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर तुमको फिनाले में भी यही सब कुछ देखने को मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एट दिस पॉइंट आई हैव गिवन अप ऑन द आइडिया जो हमको बॉयज की कॉमिक बुक में देखने को मिला था, मतलब एक ऑल आउट वॉर, व्हाइट हाउस में होमलैंडर घुस के कुछ भी करने लगता है कि वो बोलता है ना कि आई कैन डू व्हाटएवर द फक आई वांट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ऐसा कुछ हमें देखने को मिले, बट अब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। आई विल जस्ट बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ये इस तरह की किसी चीज को फिनाले या उसके पहले पुल ऑफ कर लेते हैं, तो मतलब मजा ही आ जाएगा मुझे। बट राइट नाउ मेरी एक्सपेक्टेशंस तो भाई मिल भी नहीं रही है मुझे कहां पर थी। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बात बताना, क्या तुमको याद है फायर क्रैकर की पावर क्या थी? बताओ बताओ बताओ, देखते हैं, लाइक कर देना।